नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे 12 विद्युत कक्षा 10 का। विद्युत ये वही विद्युत है जो हम घर में जिसको हम बोलते हैं बिजली। जो बिजली हमारे घर में हम उपयोग करते हैं ये वही विद्युत है जिसको हम विज्ञान की भाषा में विद्युत कह रहे हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा क्या है, विद्युत और विद्युत धारा में क्या अंतर है। विद्युत केवल बिजली है और विद्युत धारा बहने वाली बिजली है। यानी धारा का जो शब्द अर्थ है वो बहने के अर्थ में आता है। जैसे जल धारा, जो जल बहता है उसकी धारा को जल धारा बोलते हैं, बिल्कुल वही है विद्युत जो बहने वाली है वो विद्युत धारा। अब विद्युत धारा वास्तव में क्या बहने का मतलब क्या बहने का है। बहने का मतलब है आवेश प्रवाह, आवेशों का प्रवाह, यानी आवेश जो बहता है तार में उसे बोलते हैं विद्युत धारा। अब इसकी अगर परिभाषा हमें पूछी जाए तो हम क्या परिभाषा देंगे। हम परिभाषा देंगे किसी चालक में इकाई समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक तार में, चालक तार का मतलब है कि हमने पढ़ा है पहले भी 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा हमने कि हर पदार्थ दो प्रकार का होता है, एक चालक और एक कुचालक। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा बहती है, और सरल शब्दों में कहूँ तो जिन चीज़ों में करंट आता है वो चीज़ें सुचालक होती है, और जिन चीज़ों में करंट नहीं आता है वो कुचालक होती है। अब आपको पता है कि करंट आता है लोहे की चीज़ों में या धातु से बनी जो भी चीज़ें होती है उनमें करंट आता है। और जब हम बिजली का काम करते हैं तो हमें ये सलाह दी जाती है कि हम प्लास्टिक या रबड़ की चप्पल या रबड़ की चीज़ों का उपयोग करें, हमारे हाथ में प्लास्टिक या रबड़ के ग्लव्स हों। क्यों? क्योंकि ये जो है रबड़ और प्लास्टिक ये कुचालक है। तो हम जब किसी चालक में इकाई समय में धारा आवेश की मात्रा जो प्रवाहित होती है उसे ही हम विद्युत धारा कहते हैं। ये हो गई परिभाषा। अब इसके गुण क्या हैं कि यह एक सदिश राशि है। सदिश यानी दिशा को व्यक्त करती है, इसलिए इसको बोलते हैं सदिश राशि है। और इसे किस तरह से व्यक्त किया जाता है? छोटे रूप में आई से व्यक्त किया जाता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और अगर कम मात्रा है विद्युत की तो उसे मिली और माइक्रो एम्पियर से भी व्यक्त करते हैं। जैसे हम कोई कम चीज़ लेते हैं तो किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम। तो मिलीग्राम यानी जो बहुत ही कम है तो हम मिलीग्राम में नापते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में प्रवाहित हो रही है तो उसे हम मिली या माइक्रो एम्पियर से भी व्यक्त करते हैं। इसके अलावा विद्युत धारा जो है वो केवल चालक तार में ही प्रवाहित होती है, यानी कि केवल ऐसे पदार्थ जो सुचालक हैं उनमें ही विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। अगर हम लकड़ी में या प्लास्टिक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो वह प्रवाहित नहीं होगी। यदि किसी चालक तार में t समय में q आवेश का प्रवाह होता है तो इसे लिखते हैं। अब हमें क्योंकि सूत्र याद करने होंगे, क्योंकि हमें इसके आगे न्यूमेरिकल हल करने हैं तो सूत्र याद करने होंगे। सूत्र याद करने के लिए आप इन सूत्रों को याद रखें। विद्युत धारा ज्ञात करने का सूत्र है I बराबर Q/T। I यहाँ पे क्या है? विद्युत धारा। Q यहाँ पे क्या है? आवेश। और T यहाँ पे क्या है? समय। तो हमें आवेश दिया जाएगा तो हम या आवेश या समय दिया जाएगा तो विद्युत धारा निकाल सकते हैं, और अगर समय दिया जाएगा समय और विद्युत धारा दिया जाएगा तो आवेश निकाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम इस सूत्र के माध्यम से निकाल सकते हैं। अब है कि I का एसआई मात्रक क्या होता है। I का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। हम इसको एम्पियर में नापते हैं इसलिए। अगला है Q का एसआई मात्रक क्या होता है। Q यानी आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको हम C से व्यक्त करते हैं। और T यानी समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, जिसे हम बोलते हैं S। अब एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश समावेशित होता है? एक आवेश में 6 × 10⁻⁻18 इलेक्ट्रॉन का आवेश समाहित होता है। ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। और अगर हम पूछें कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, ये तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनों का आवेश एक आवेश बनता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻18। अब एम्पियर जो है मात्रक, एसआई मात्रक धारा का, वो क्यों रखा गया है इसका नाम?
इसका नाम रखा गया है फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर के नाम पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आवेशों का जो प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है? वो वास्तव में होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। आवेशों का प्रवाह किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। आपने पढ़ा होगा पिछली साल 9th क्लास में कि परमाणु जो कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है उसमें 2 कण होते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी तो विद्युत धारा की दिशा जो होगी वो इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होगी। ये बात आपको याद रखनी है। हालांकि बहाव इलेक्ट्रॉन का ही होता है, जो विद्युत धारा बहती है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ही है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा की दिशा अलग है और इलेक्ट्रॉनों की दिशा अलग है। कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि इलेक्ट्रॉन की जब हमने विद्युत धारा की जानकारी वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई थी उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की दिशा बाद में तय हुई और वैज्ञानिकों ने माना कि धनावेश से ही विद्युत धारा की दिशा मानी जाए। तो हम धनावेश की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा मानते हैं। जैसे कि इसमें है यहाँ पर I यानी विद्युत धारा की दिशा कहाँ से है? यूँ है, धनावेश से। और इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बह रहे हैं? इस दिशा में, ऋणावेश से। तो यह तो हो गया विद्युत धारा के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया। अब विद्युत धारा की बात पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं एमीटर क्या होता है। एमीटर जो होता है उसे ए से शो करते हैं और एमीटर विद्युत धारा को मापने का यंत्र होता है। आपको याद रखना है, हमारे घर में मीटर लगा हुआ रहता है, उसी तरह से आप याद कर सकते हैं एमीटर। एमीटर से क्या मापी जाती है? विद्युत धारा मापी जाती है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि विद्युत धारा मापी जाती है एमीटर से और ये लगाया जाता है श्रेणी क्रम में। ये भी आपको याद रखना है। बस इसके बारे में ये 2 ही बातें हैं। इसके बाद हम देखते हैं विभवांतर क्या होता है। विभवांतर जो है उसे V से शो करते हैं और विभवांतर के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जब तक विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा तब तक विद्युत धारा का बहाव भी नहीं होगा। तो विद्युत धारा का या आवेशों के प्रवाह का मुख्य कारण क्या है? विभवांतर है। अब है क्या विभवांतर? विभवांतर है एकांक समय में किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विद्युत दाब में अंतर को विभवांतर कहते हैं। यानी कि दोनों सिरों के बीच में विद्युत दाब में जो अंतर है उसे हम कहते हैं विभवांतर। अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आता है या पानी भरी जगह से खाली जगह की ओर बहता है। तो दोनों में अंतर है। एक जगह एक गड्ढा खाली है और एक गड्ढा भरा हुआ है, तो भरे हुए गड्ढे से पानी किसकी ओर बढ़ेगा? खाली गड्ढे की ओर बढ़ेगा। तो ये जो अंतर था, भराव का जो अंतर था, उसकी वजह से पानी का बहाव हुआ। बिल्कुल उसी तरीके से विद्युत भी इसी तरह से विभवांतर में अंतर के कारण बहती है। अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? इसकी परिभाषा लिखेंगे एकांक समय में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक आवेश को, विद्युत धारा का प्रवाह वास्तव में क्या है? आवेश है। तो दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अब इसमें क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है, इसलिए कार्य के लिए क्या आता है? W, वर्क जिसको हम बोलते हैं। तो विभवांतर V जब हम ज्ञात करेंगे तो उसमें जो कार्य हुआ W/Q, कितना कार्य हुआ आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए, वही विभवांतर है। तो हम इसे इस सूत्र से लिखेंगे। ये दूसरा सूत्र है जो हमें याद करना है विभवांतर ज्ञात करने के लिए। इसके अलावा हम इसमें कार्य और आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। अब विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? जिस तरह से विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक था एम्पियर, उसी तरह से विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है? वोल्ट। अब कार्य का ऐसा ही मात्रक का, क्योंकि इसमें कार्य भी हो रहा है तो इसलिए कार्य का ऐसा ही मात्रक है जूल। अब हम आगे आते हैं। विभवांतर जो है उसका जो मात्रक वोल्ट है उसका नाम भौतिक विज्ञानी अलेसांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। विभवांतर को परिपथ में नापने के लिए हम क्या लगाते हैं? वोल्टमीटर। ये ध्यान रखना है कि विद्युत धारा को मापने के लिए क्या लगाते हैं? एमीटर।
और वोल्ट को नापने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर, सॉरी विभवांतर को नापने के लिए क्या लगाते हैं, वोल्ट मीटर। एमीटर को हम लगाते थे श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को हम लगाते हैं पार्श्व क्रम में। ये भी आपको याद करना है कि वोल्ट मीटर को किस में लगाते हैं, पार्श्व क्रम में। अब जो सेल में विद्युत धारा होती है, जो हम सेल लगाते हैं, जो टॉर्च में या फिर किसी बैटरी में जो सेल लगाते हैं, उन सेलों में विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है, उसमें विद्युत धारा दोनों टर्मिनलों में विभवांतर उत्पन्न करके ही होती है। और इसका काम कौन करता है, ये करता है रासायनिक ऊर्जा द्वारा। इसमें रासायनिक ऊर्जा का उपयोग होता है क्योंकि उसके अंदर जो बुरादा भरा होता है उसमें रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से विभवांतर उत्पन्न होता है। तो ये हो गया हमारा विभवांतर, हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत परिपथ जो होता है वो जिसमें बहुत सारे उपकरणों को, विद्युत से संबंधित उपकरणों को जब हम एक रेखाचित्र द्वारा प्रतीकों के माध्यम से समझाते हैं या दिखाते हैं तो हम उसे बोलते हैं विद्युत परिपथ। अब हम कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे कि जब विभिन्न विद्युत के अवयवों जैसे कि बैटरी है, कुंजी है, संयोजी तार है, यानी कि परिपथ में क्या क्या लगेगा, जो उपकरणों के साथ जुड़े होते हैं वही चीज़ें लगेंगी, जैसे कि तार, कुंजी यानी कि जो स्विच होता है हमारे घरों में बटन होता है बिजली का, वो बैटरी, इन सब चीज़ों को जोड़कर जो बनता है वो परिपथ बनता है। अभी हम क्या करते हैं, इसे सरल बनाने के लिए हम चित्र नहीं बनाते हैं बल्कि प्रतीकों के माध्यम से रेखाचित्र बनाकर हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम बोलते हैं विद्युत परिपथ आरेख। जैसे मैंने यहाँ पर एक आरेख बनाया हुआ है। इस आरेख में मैंने ये बल्ब लगाया है। इस बल्ब को हमने इस तरह से बनाना है, हम इस तरह से शो करेंगे आरेख में बल्ब को। एमीटर इस तरह से बनाना है, कुंजी यानी कि स्विच इस तरह से बनाना है, और ये सेल हैं जिसे हम इस तरह से बनाते हैं, इसे प्लस और माइनस से शो करते हैं। ये होता है विद्युत परिपथ आरेख। अब हमारे परीक्षा में जब आरेख बनाया जाता है तो प्रश्न आता है कि विभिन्न प्रतीकों द्वारा, वो प्रतीक आपको देंगे, इनके उपयोग करते हुए परिपथ आरेख बनाइए, विद्युत परिपथ का आरेख बनाइए। तो आपको आरेख कैसे बनाना है, इसके लिए आपको विद्युत परिपथ के प्रतीकों को याद करना होगा। कैसे याद करना होगा, जैसे कि ये जो प्रतीक हैं इसमें सबसे पहले है विद्युत सेल। विद्युत सेल अगर हमें बताया गया है कि विद्युत सेल बनाइए तो आपको विद्युत सेल इस तरह से बनाना है। एक सेल है तो इस तरह से शो करना है, और अगर बहुत सारे सेल हैं, 2 है, 3 है, तो हमें इस तरह से बनाना है। इसमें अब क्योंकि 2-3 सेल को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं, इसलिए हम इसको सेल ना बोल के क्या बोलेंगे, बैटरी। ये 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल इस तरह से बनाना है। खुली कुंजी यानी हमारा जो बटन है वो बंद बटन, खुला बटन वो वाला है, ये इस तरह से बनाना है। तार संधि, तारों को जोड़ना, अगर हम जुड़े हुए तार शो करना चाहते हैं तो हम इस तरह से शो करेंगे। अगर हम तार जोड़ना नहीं चाहते, हम तार को ऊपर से गुजरना चाहते हैं, तार टच नहीं हो रहा है, तो हम इस तरह से शो करेंगे। विद्युत बल्ब अभी बताया मैंने, इस तरह से बनाएंगे सरल तरीके से, या इस तरह से भी बना सकते हैं। प्रतिरोधक, ये इस तरह से बनाएंगे। प्रतिरोधक के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। परिवर्ती प्रतिरोधक, वो हम इस तरह से बनाएंगे, इसमें एरो का चिन्ह बनाएंगे, या तो नीचे से या फिर ऊपर से। एमीटर मैं बता चुकी हूँ, ए लिखना है सिर्फ, वोल्ट मीटर के लिए वोल्ट लिखना है और प्लस माइनस लगा देना है। तो ये हैं प्रतीक जिनका उपयोग करते हुए हम विद्युत आरेख बनाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विद्युत परिपथ के बाद ओम का नियम, जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम है, सबको याद होना चाहिए। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। तो हम ओम के नियम के बारे में लिखेंगे कि यह नियम जो है वो सबसे पहले 1827 में जर्मन के भौतिक वैज्ञानिक थे। कौन थे, जॉर्ज साइमन ओम। ओम का नियम है तो ओम तो आना ही है। जॉर्ज साइमन ओम ने प्रतिपादित किया था। इसमें क्या बताया उन्होंने बताया कि ये नियम जो है वो तार में जो धारा प्रवाहित होती है यानी आई और विभवांतर के बीच के संबंध को बताता है। यानी कि सीधी बात अगर मैं कहूँ तो हम ये कहते हैं कि ये नियम संबंध के बारे में बताता है। किस किस के बीच में, आई और वी के बीच में। आई क्या है, विद्युत धारा, वी क्या है, विभवांतर। तो
तो धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध होता है वह ये नियम बताता है। अब क्या संबंध है? इस नियम के अनुसार ये बताता है कि विद्युत परिपथ में चालक तार के दो सिरों के बीच विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी V जो है वो I के समानुपाती होता है। अगर मैं इस तरह से समीकरण के रूप में लिखूं, V यानी विभवांतर, I यानी विद्युत धारा। विभवांतर किसके समानुपाती है? I के। अब आपको ये शब्द पता होना चाहिए कि समानुपाती, अनुक्रमानुपाती, व्यतक्रमानुपाती का क्या अर्थ होता है। तो समानुपाती का अर्थ होता है ये दोनों समान गुण या समान प्रभाव दर्शाएंगे। जैसे कि अगर विभवांतर बढ़ा तो I भी बढ़ेगी, विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अंतर बढ़ेगा यानी विभवांतर बढ़ेगा तो विद्युत धारा का मान भी बढ़ेगा। अब हम इस समानुपाती के चिन्ह से प्रश्न हल नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इस चिन्ह को हटाने के लिए हम R का प्रयोग करते हैं, नियतांक का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, R, और हम इस चिन्ह को बराबर के चिन्ह में बदल देते हैं। I तो ऑलरेडी है ही सही, और हम इस बराबर के चिन्ह, इस चिन्ह को बराबर में बदलने के लिए R लगा देते हैं, जो कि एक नियतांक है। क्या है ये R? R है प्रतिरोध, उस तार का प्रतिरोध जिसमें कि विद्युत धारा बहती है। अब प्रतिरोध क्या, प्रतिरोध के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रतिरोध वास्तव में है क्या? प्रतिरोध को अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो ये विद्युत धारा की रुकावट है, बाधा है जो कि विद्युत धारा को बहने से रोकती है, रुकावट डालती है। जब विद्युत धारा तार में बह रही होती है तो ये उसमें रुकावट डालती है। प्रतिरोध यानी रुकावट। इस प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, क्योंकि नियम ओम ने दिया है इसलिए इसका मात्रक क्या है, ओम। अब प्रतिरोध यदि बढ़ेगा, यानी अगर रुकावट बढ़ेगी, बाधाएं ज़्यादा आएंगी, तो विद्युत धारा घटेगी या बढ़ेगी? सीधी सी बात है, विद्युत धारा घटेगी। अगर किसी कार्य में रुकावट आती है तो विद्युत धारा घटती है। प्रतिरोध बढ़ेगा तो विद्युत धारा घटेगी, प्रतिरोध दुगना हो जाएगा, विद्युत धारा आधी रह जाएगी। अब कई बार विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को घटाना बढ़ाना भी पड़ता है। आवश्यकता अनुसार विद्युत धारा को कभी बढ़ाया जाता है, कभी घटाया जाता है। तो इसके लिए हम बिना वोल्टता में परिवर्तन किए ही प्रतिवर्ती प्रतिरोध लगाकर विद्युत धारा को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, परिपथ में परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि हम इस केवल नुकसान नहीं है इसका, विद्युत धारा घटती ही नहीं है बल्कि कई बार हम घटाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। फिर हम इसे कहते हैं धारा नियंत्रक, क्योंकि ये धारा को नियंत्रित करता है इसलिए हम इसे कहते हैं धारा नियंत्रक। अब हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोध यानी कि ये जो बाधाएं आती है वो किस किस पर निर्भर करती है, क्या कारक हैं जिन पर रुकावट आती है विद्युत चालक तार में। तो इसमें 3 बाधाएं आती है। प्रतिरोध जो है वो 3 कारकों पर प्रभावित करता है। 3 कारकों से कैसे प्रभावित होता है? सबसे पहले है कि जिस चालक तार में विद्युत धारा बह रही है, अगर उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाए। पहला कारक है लंबाई L, अगर इसको बढ़ा दिया जाए यानी तार जितना ज़्यादा लंबा होगा प्रतिरोध भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जितनी ज़्यादा तार की लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध, रुकावटें उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस संबंध को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, R यानी प्रतिरोध समानुपाती L, R बढ़ेगा तो L भी बढ़ेगा। दूसरी क्या चीज़ है जो प्रभावित करती है, वो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मैं अगर मोटाई कहूँ, सीधे सीधे शब्दों में मोटाई, अगर चालक तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? प्रतिरोध घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि जितना ज़्यादा चालक तार मोटा होगा उतना ही ज़्यादा विद्युत धारा आसानी से बहेगी। आप ये सोच सकते हैं कि जैसे अगर पाइप मोटा होगा, पानी का पाइप जितना मोटा होगा पानी उतना ही प्रेशर से आगे बढ़ेगा, उसमें दिक्कत कम आएगी, रुकावट कम आएगी। तो ये मोटाई बढ़ने से विद्युत धारा भी ज़्यादा बहेगी, रुकावट कम आएगी, प्रतिरोध कम होगा, यानी कि इसमें उल्टा है। तो नियम जो है उल्टा है, इस कारण से प्रतिरोध घटता है। हम इस तरह से शो करेंगे, R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। और तीसरा कारक है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि पदार्थ कैसा है। पदार्थ जो है अगर सुचालक है तो प्रतिरोध कम होगा, अगर कुचालक है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा।
अब हम आगे पढ़ते हैं कि प्रतिरोधकता जो है उसका, अब हम इसका संबंध जो है वो इस तरह से शो करेंगे, R समानुपाती L अपॉन A, यानी कि R जो है वो L के तो समानुपाती है लेकिन A के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी उल्टा है। अब हम इस चिन्ह से प्रश्न को हल नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको रॉ लगाकर बराबर में बदल देंगे। इसे बोलते हैं रॉ, यानी स्थिरांक। ये स्थिरांक किसका है, वैद्युत प्रतिरोधकता का स्थिरांक है। अब वैद्युत प्रतिरोधकता जो है उसका ऐसा ही मात्रक होता है ओम मीटर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जबकि प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। आप प्रतिरोधकता जो है ये विद्युत रोधी पदार्थों में प्रतिरोधकता अधिक होती है और ताप इसको प्रभावित करता है। किस किस को, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किससे प्रभावित होती है, ताप से। ताप में परिवर्तन होता है तो प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अपनी जो उनमें जो धातुएं मिली रहती है उससे ज़्यादा होती है। मिश्र धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु होते हैं जब 2-3 धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाई जाती है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा पीतल, कांसा, इस तरह कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है। तो वो क्यों बनाई जाती है, उनके गुणों के आधार पर, जिस गुण का हम प्रयोग करना चाहते हैं उन गुणों के आधार पर हम धातुओं का एक मिश्रण बना देते हैं जिसे बोलते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है वो अवयवी धातु से अधिक होती है और इसी कारण ये उच्च ताप पर भी इनका दहन नहीं होता है, यानी कि ये बहुत अधिक ताप देने पर, बहुत ज़्यादा गर्म करने पर भी गलती नहीं है। और गलती नहीं है इसलिए इसका उपयोग हम किस में कर सकते हैं, विद्युत तापी उपकरण में कर सकते हैं, जिनमें ताप हमें ज़्यादा चाहिए होता है, जैसे कि प्रेस, टोस्टर आदि उपकरणों में इनका उपयोग किया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा अगर गर्म करें तो भी वह धातु पिघले ना। तो इस तरह से आज हमने ये पाठ यहाँ तक पढ़ा है। इससे आगे का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये वीडियो बार बार देखें और पाठ को समझें।